गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर सेकंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स के यूनिट फर्स्ट बायोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ डीएनए डैमेज विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम सभी डीएनए से परिचित हैं। यह सभी लिविंग सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रिपोजिटरी है। इसकी स्टेबिलिटी एवं इंटीग्रिटी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यद्यपि डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है, इसलिए यह इनर्ट नहीं रहता बल्कि एनवायरनमेंट से प्रभावित होता रहता है। यदि इसमें किसी प्रकार के केमिकल्स एवं एनवायरमेंटल फैक्टर्स अटैक करते हैं तो ये डैमेज हो सकता है। और यदि हमारी बॉडी में निहित रिपेयर सिस्टम यदि इस डैमेज डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाता है तो म्यूटेशन भी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ डिसऑर्डर्स या डिजीज भी हो सकते हैं। डीएनए डैमेज होने पर डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसमें प्रेजेंट बेसिस का केमिकल मॉडिफिकेशन होता है, जिससे डीएनए का रेगुलर हेलिकल स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाता है। सेल डिवीजन से पहले रेप्लिकेशन प्रोसेस में डैमेज बेस के साथ रॉन्ग बेसिस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यदि ये रॉन्ग बेसिस डॉटर सेल्स में इनहेरिट होते हैं तो परिणाम स्वरूप म्यूटेशन होता है एवं ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस रिकवर नहीं हो पाते हैं। अनकरेक्ट डैमेज्ड पॉलीमरेज में को इनहिबिट कर सकते हैं, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन एवं रेप्लिकेशन की मिसरीडिंग हो सकती है या रेप्लिकेशन नहीं भी हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एवं मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा भी सेल के अंदर डीएनए डैमेज हो सकते हैं। ये डैमेज दो तरह के होते हैं। इंड्यूस्ड डैमेज, जो कि रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, एल्काइलेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज इन सब के कारण होता है, जबकि स्पॉन्टेनियस डैमेज में नाइट्रोजिनस बेस का लॉस, डीएमिनेशन ऑफ बेसिस, टॉटोमेरिक शिफ्टिंग आदि इंक्लूडेड है। एंडोजिनस सेलुलर प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस, एल्काइलेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिस, मिसमैचिंग ऑफ बेसिस एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उत्पन्न फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के कारण डीएनए डैमेज हो सकते हैं। यदि हम एक्सोजिनस एजेंट की बात करें तो यूवी लाइट बी, जो एडजेसेंट साइटोसिन या थायमिन के बीच में क्रॉस लिंकिंग करके थायमिन डाइमर बनाते हैं और डायरेक्ट डीएनए डैमेज करते हैं। यूवीए लाइट फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं, जिससे इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज होता है। रेडियो एक्टिव डीके के दौरान उत्पन्न आयोनाइजिंग रेडिएशन या कॉस्मिक रेस भी डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे विनाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, स्मोक एवं कालिक में पाए जाने वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन्स, कुछ डीएनए एडक्ट्स आदि भी डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेशन ऑफ डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज होने के पश्चात यदि हमारी बॉडी के रिपेयर सिस्टम द्वारा ये रिपेयर नहीं होते हैं तो कई ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। इन डिजीजेस में एटेक्सिया, टेलेंजिएक्टेसिया, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ब्लूम सिंड्रोम, फैनकोनिस एनीमिया और कुछ जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कोकाइनस सिंड्रोम, सेरिब्रो ओक्यूलोफेसियोस्केलेटल सिंड्रोम एवं ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी भी देखे गए हैं। साथ ही डीएनए डैमेज के कारण ह्यूमन बीइंग में एजिंग एवं कैंसर भी देखा जा सकता है। अनरिपेयर डीएनए डैमेज नॉन रेप्लिकेटिंग सेल्स जैसे ह्यूमन में ब्रेन और मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जिससे एजिंग भी होती है। जब डीएनए में डैमेज बढ़ता जाता है तब डीएनए रिपेयर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं। कभी कभी एक्सेसिव डैमेज के कारण एपोप्टोसिस अर्थात सेल डेथ होने लगता है। एपोप्टोसिस द्वारा सेल में बढ़ते म्यूटाजेनेसिस एवं कैंसर प्रोग्रेशन रोक लिए जाते हैं। इस स्लाइड में मेलेनोमा अर्थात स्किन कैंसर देखा जा सकता है। इस स्लाइड द्वारा हम समझ सकते हैं कि नॉन रेप्लिकेटिंग सेल्स जैसे ब्रेन, मसल्स, लीवर में डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए रिपेयर प्रोटीन इनकी रिपेयरिंग करती हैं, किंतु जब इनसफिशिएंट रिपेयरिंग होती है डैमेज डीएनए के लगातार सेल्स में एक्यूमुलेशन के कारण उनमें फंक्शनल डेफिशिएंसी एवं एजिंग होने लगता है। किंतु यदि सेल्स के डैमेज डीएनए पूरी तरीके से रिपेयर्ड हो जाते हैं तो सेल्स नॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब रेप्लिकेटिंग सेल्स जैसे स्टेम सेल्स में डीएनए डैमेज होता है तो सेल साइकिल रुक जाती है। एक्सेसिव डीएनए डैमेज के कारण प्रोग्राम सेल डेथ अर्थात एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है, और यदि ये सेल्स एपोप्टोसिस रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके कारण कैंसर भी हो सकता है। सबसे पहले हम जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के बारे में बात करेंगे। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो यूवी लाइट के कारण डीएनए में थायमिन डाइमर के रिपेयर न हो पाने के कारण होता है। रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें किसी व्यक्ति में मदर एवं फादर आए सेम ट्रेट के नॉन वर्किंग जीन्स वंशानुगत होते हैं। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में निम्न सिम्टम्स देखे गए हैं। इनमें बहुत ही कम समय के लिए सनलाइट में एक्सपोज होने पर सीवियर सनबर्न हो जाता है। सन एक्सपोज एरिया में फ्रेकल्स अर्थात चित्तियाँ पड़ने लगती हैं। स्किन पिगमेंटोसम चेंज होने लगता है। स्किन सरफेस रफ होने लगती है। आंखें पेनफुली सेंसिटिव, इरिटेट एवं लाल हो जाती है। कभी कभी कैटरेक्ट एवं हियरिंग लॉस भी देखा जा सकता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के पेशेंट में 9 डिफरेंट जीन्स अल्टर्ड होते रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट आर्म अर्थात 11p पर DDB2 जीन, 19th क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म पर 19q पर ERCC1 जीन, ERCC2 जीन, क्रोमोसोम नंबर 2
लॉन्ग आर्म पर ERCC3 जीन, 16th क्रोमोसोम पर ERCC4, 13th क्रोमोसोम पर ERCC5 जीन, 6th क्रोमोसोम पर POLS जीन, 9th क्रोमोसोम पर XPA जीन एंड 3rd क्रोमोसोम पर XPC जीन लोकेटेड होते हैं। इन सभी जीन के नॉर्मल एक्सप्रेशन से बनने वाले प्रोटीन DNA रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं एवं DNA डैमेज को रिकॉग्नाइज कर डैमेज पार्ट को रिमूव कर गैप को भर देते हैं। XPG के द्वारा न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और UV रेस के कारण इंड्यूस्ड डैमेज की रिपेयरिंग करते हैं। ERCC3 जीन में जब म्यूटेशन होता है तो इसके कारण जीरोडर्मा लीड होती है या जीरोडर्मा से एसोसिएटेड कोकाइने सिंड्रोम भी देखे जा सकते हैं। जीरोडर्मा पिगमेंटेशन के पेशेंट में कुछ जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण कुछ डिफरेंट सिम्टम्स भी देखे गए हैं। ऐसे कंडीशन में कोकाइने सिंड्रोम, सेरिब्रो ओक्यूलो फेसियोस्केलेटल सिंड्रोम एवं ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी आदि भी इसके लक्षण भी देखे जा सकते हैं। कोकाइने सिंड्रोम इज ए रेयर फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म. It is characteristics of short stature, UV sensitivity and prematurity as appearance. यद्यपि प्रीनेटल ग्रोथ नॉर्मल होता है लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज 2 वर्षों के अंदर ही दिखाई देने लगती है और इसमें हाइट, वेट, सिर के घेराव ये सभी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और बाद में पेशेंट की डेथ हो जाती है। सेरिब्रो ओक्यूलो फेसियोस्केलेटल सिंड्रोम भी ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड का एक जेनेटिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है जो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें बर्थ के दौरान ही ग्रोथ फेलियर, लिटिल और नो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, आइस में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, स्पाइन और जॉइंट्स में फिक्स्ड बेंडिंग होने लगता है, साथ ही स्कल, फेस, लिम्स एवं दूसरे पार्ट्स में भी एबनॉर्मेलिटीज होने लगती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर के रूप में अब हम एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया के बारे में बात करेंगे। इस सिंड्रोम का वर्णन सबसे पहले मैडम डेनिस लुइस बार ने 1941 में किया था। यह एक न्यूरॉन डीजेनरेटिव डिजीज है जो मेनली सेरिबेलम को अफेक्ट करता है। इसमें पेशेंट पर्टिकुलरली आयोनाइजिंग रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यह 11th क्रोमोसोम पर लोकेटेड ATM जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया म्यूटेटेड जीन म्यूटेटेड ATM प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण ATM प्रोटीन डैमेज DNA लेसन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और उनका रिपेयर नहीं हो पाता। इस डिसऑर्डर्स के लक्षण हैं प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी विथ कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट मीन्स अटेक्सिया, बिगिनिंग इन अर्ली चाइल्डहुड यूजुअली बिफोर एज 5 years, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, प्रॉब्लम विथ बैलेंस एंड हैंड कोऑर्डिनेट, इनवॉलेंटरी जर्किंग मूवमेंट्स जिसे कोरिया भी कहा जाता है, मसल ट्विचेस, डिस्टर्बेंस इन नर्व फंक्शनिंग, ये सभी लक्षण पेशेंट में देखे जाते हैं। इसलिए इस पेशेंट को व्हील चेयर एवं किसी बड़े सहायक की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही स्मॉल क्लस्टर ऑफ एनलार्ज ब्लड वेसल्स जिसे टेलेंजिएटास या स्पाइडर वेंस भी कहते हैं, ये देखे जाते हैं जो प्रायः आंखों में या स्किन सरफेस पर पाए जाते हैं। इनके ब्लड में अल्फा फीटोप्रोटीन हाई अमाउंट में पाया जाता है और इनका इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। क्रोनिक लंग इन्फेक्शन, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमा, इम्यून सिस्टम सेल्स कैंसर, इनका भी रिस्क बना रहता है। ब्लूम सिंड्रोम, यह कंडीशन 1954 में ब्लूम द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। यह भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। यह कंडीशन बहुत ही कम पाया जाता है। ब्लूम सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार जीन्स क्रोमोसोम नंबर 15 पर लोकेटेड रहते हैं। इनके मुख्य लक्षण हैं प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल ग्रोथ रिटार्डेशन, थिन ट्रायंगुलर फेस, टेलेंजेक्टेटिक रेसेस, साथ ही ये मेलिग्नेंसीज के इंसिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। फैनकोनिस एनीमिया, नेक्स्ट डिसऑर्डर्स जो कि DNA डैमेज और उनके रिपेयर न होने के कारण देखे गए हैं उनमें फैनकोनिस एनीमिया भी एक डिसीज़ है। यह भी सर्वप्रथम फैनकोनी के द्वारा 1927 में वर्णित किया गया। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में पाया गया कि एल्काइलेटिंग एजेंट जैसे नाइट्रोजन, मस्टर्ड गैस, माइटोमाइसिन सी एवं डाई एपॉक्सीब्यूटेन आदि द्वारा क्रोमोसोम ब्रेकेज हो रहे हैं एवं फैनकोनिस एनीमिया क्रोमोसोम ब्रेकेज के कारण ही पाए गए। इसका मुख्य लक्षण पैनसाइटोपेनिया एवं कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज एवं क्रोमोसोमल ब्रेकेज होते हैं। इस डिसीज के जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर ग्रुप्स C ग्रुप में लोकेट रहते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ट्राइकोथायोडिस्ट्रोफी। यह भी एक्सट्रीमली रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है। जब माइक्रोस्कोपी से इसके लक्षण देखे गए जिसमें ब्रिटल हेयर्स की स्टडी की गई तो इनमें लाइट और डार्क अल्टरनेटिंग बैंड्स पाए गए जिसे टाइगर टेल भी कहा गया। इस डिसीज में पेशेंट में शॉर्ट स्टेचर, माइक्रोसिफेली, मेंटल रिटार्डेशन एवं सन सेंसिटिविटी के लक्षण भी पाए गए। इस प्रकार से DNA डैमेज के कारण रिपेयर सिस्टम के प्रॉपर वर्क न करने के कारण इस प्रकार से सिम्टम्स देखे जा सकते हैं।